नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्री स्टेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग एनिमल हस्बेंड्री यानी डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहां से डिस्कस करेंगे, जो कि आपके यूपी गाइडेड BHU ICR या BCC जेट MP पैट इन सभी एग्जाम्स के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर आपको पता होगा कि जो यूपी कैडेट का एग्ज़ाम है उसमें एनिमल हस्बेंड्री का जो पोर्शन है उसका जो सिलेबस है उसका 10 क्वेश्चन का वेटेज है। तो यहाँ से 10 क्वेश्चन आपके एनिमल हस्बेंड्री के पूछे जाते हैं यूपी कैडेट के एग्ज़ाम में। वहीं पर BHU के भी एग्ज़ाम में, ICR के एग्ज़ाम में, सभी के एग्ज़ाम में आपके एनिमल हस्बेंड्री डेयरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट करके स्टार्ट करते हैं। दोस्तों के साथ अपने शेयर करें फटाफट इसको, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने की है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, गाय की सबसे सुंदर व आकर्षक नस्ल है। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन से देखने हैं और सीरियस होकर ऑप्शन को देखकर खुद आप अपना आंसर करेंगे। आपके आंसर के बाद हम रियल आंसर बताएंगे, फिर आप लास्ट में डिसाइड करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाय की सबसे सुंदर व आकर्षक नस्ल है। गाय की सबसे सुंदर व आकर्षक नस्ल कौन सी है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है होल्स्टीन फ्रीजियन, करन स्विस, साहिवाल और आयरशायर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए सही आंसर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा इसका आयरशायर। आयरशायर जो है ये गाय की सबसे सुंदर व आकर्षक नस्ल है। पूरे विश्व की सबसे सुंदर व आकर्षक गाय की नस्ल कौन सी है? आयरशायर है। जिसका ओरिजिन प्लेस की बात करें तो ओरिजिन प्लेस इसका कहाँ है दोस्तों? इसका ओरिजिन प्लेस है स्कॉटलैंड। कहाँ है? स्कॉटलैंड इसका ओरिजिन प्लेस है। स्कॉटलैंड इसका ओरिजिन प्लेस है। इसको भी आप ध्यान में रख के चलेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपका है करन फ्राइज का क्रॉस है। करन फ्राइज का क्रॉस है। तो यहाँ पर करन फ्राइज का क्रॉस ऑप्शन आपके पास दिया गया है। यहाँ पर बताना आपको करन फ्राइज जो गाय है वो किस किस के क्रॉस से बनाई गई है, किस किस के क्रॉस से तैयार की गई है। ऑप्शन आपके पास है होल्स्टीन फ्रीजियन गुड़े साहिवाल, ऑप्शन बी करन स्विस गुड़े होल्स्टीन फ्रीजियन, ऑप्शन सी थार पार्कर इंटू होल्स्टीन फ्रीजियन, ऑप्शन डी होल्स्टीन फ्रीजियन इंटू थार पार्कर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। फिलहाल यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें दोस्तों। यहाँ पर अगर हम लोग जब क्रॉस की बात करते हैं तो क्रॉस में सबसे पहले देखिए करन फ्राइज जैसे यहाँ पर दिया गया है। तो क्रॉस में हमेशा जो फीमेल एनिमल होती है, जो फीमेल काऊ होती है, उसको आगे की तरफ हम लोग रखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया होल्स्टीन फ्रीजियन इंटू साहिवाल। तो होल्स्टीन फ्रीजियन जो होगी ये फीमेल होगी, साहिवाल जो होगा ये मेल होगा। इस बात को आप हमेशा याद रख के चलेंगे। आप इस बात को इस तरीके से याद रख सकते हैं कि लेडीज फर्स्ट होती है। लेडीज हमेशा हम लोग बोलते हैं लेडीज फर्स्ट। तो यहाँ पर लेडीज जो है वो फर्स्ट आएगी, यानी कि जो फीमेल है, जो गाय होगी वो पहले आएगी और जो सांड होगा वो बाद में। इस टाइप से हम लोग इसको लिखते हैं। लिखने का एक तरीका होता है, जैसे आप साइंटिफिक नेम लिखते हैं उस प्रकार से इसको भी लिखने का एक तरीका होता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा दोस्तों होल्स्टीन फ्रीजियन, थार पार्कर गुड़े होल्स्टीन फ्रीजियन। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा थार पार्कर गुड़े होल्स्टीन फ्रीजियन। ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा थार पार्कर गुड़े होल्स्टीन फ्रीजियन करन फ्राइज का क्रॉस है। थार पार्कर की बात करें, थार पार्कर एक गाय है, होल्स्टीन फ्रीजियन एक सांड है। थार पार्कर आप हमेशा जब भी आप देसी और विदेशी नस्लों को देखेंगे क्रॉस कराते हुए तो हमेशा आप याद रख के चलेंगे कि जो गाय होगी वो देसी होगी और जो सांड होगा वो विदेशी लिया जाता है। तो मैं अधिकतर यही किया जाता है। अगर क्रॉस कोई भी क्रॉस हो तो क्रॉस में हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि जो देसी होगी वो गाय होगी, यानी कि थार पार्कर क्या है? देसी है, ये गाय हो जाएगी, और होल्स्टीन फ्रीजियन एक सांड है, ये विदेशी है। इस टाइप से आप इसको याद रख के चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सामान्यतः भैंसों के दूध में वसा प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन आपके पास है 5 से 6%, 7 से 8%, 8 से 9%, 12 से 13%। सामान्यतः की बात करते हैं हम लोग जब भैंसों के फैट की, भैंसों के मिल्क में फैट की जब समानता बात करते हैं तो उसमें फैट परसेंटेज जो होता है दोस्तों वो होता है आपका 7 से 8%। 7 से 8% कहेंगे, 6 से 8% भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, 7 से 8 या 6 से 8 आप राइट आंसर मान के चलेंगे। अदरवाइज
मैक्सिमम की जब बात करते हैं भैंसों में मैक्सिमम फैट परसेंटेज जो होता है वो भदावरी भैंस में होता है। तो जो ये ऑप्शन आपको दिया गया है 12 से 13% ये होता है भदावरी भैंस का। भदावरी भैंस में जो फैट परसेंटेज होता है वो होता है 12 से 13%। बट ये एक अपवाद के तौर पर आप इसको मान के चलेंगे, अदरवाइज 7 से 8% आप दूध में फैट प्रतिशत, वसा प्रतिशत आप मान के चलेंगे। फैट प्रतिशत जो होता है भैंस के दूध में वो 7 से 8% होता है। आप इतना याद रख के चलेंगे। अपवाद के तौर पर भदावरी को याद रख लेंगे कि भदावरी एक ऐसी भैंस है जिसमें 12 से 13% वसा पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शहरी बकरी किसे कहते हैं? शहरी बकरी किस बकरी को कहते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए सुरती, ऑप्शन बी बीटल, ऑप्शन सी जमुनापारी, ऑप्शन डी बर्बरी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बर्बरी। बर्बरी जो है वो शहरी बकरी के नाम से जानी जाती है। शहरी बकरी किसे कहते हैं? बर्बरी बकरी को कहते हैं। और बर्बरी बकरी का एक दूसरा नाम भी है। क्या नाम है दूसरा नाम? तो इसका दूसरा नाम दोस्तों बोलने वाली बकरी, यानी कि सबसे ज़्यादा बोलने वाली बकरी कौन सी है? तो बर्बरी बकरी है। बोलने वाली बकरी बर्बरी बकरी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भेड़ की सबसे अच्छी द्विकाजी नस्ल है। भेड़ की सबसे अच्छी द्विकाजी नस्ल है कौन सी? ये आप यहाँ पर आपको बताना होगा। ऑप्शन आपके पास है गद्दी, शाहाबादी, निल्लौर और लोही। गद्दी, शाहाबादी, निल्लौर और लोही। यहाँ पर भेड़ की सबसे अच्छी द्विकाजी नस्ल की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे अच्छी द्विकाजी नस्ल है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लोही जो है ये भेड़ की सबसे अच्छी द्विकाजी नस्ल मानी जाती है। यहाँ पर निल्लौर की बात करते हैं। निल्लौर जो है वो भेड़ की सबसे लंबी नस्ल है, निल्लौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्गी के चूजे का तापमान कितने फ़ारेनहाइट होता है? यानी कि फ़ारेनहाइट में अगर बात करें तो मुर्गी का जो चूजा होता है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? यानी कि फर्स्ट वीक तक, लगभग फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक अगर बात करें तो फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक जो मुर्गी का चूजा होता है उसका टेम्परेचर कम होता है। हमेशा मुर्गी का टेम्परेचर आप सभी जानते होंगे, मुर्गी का टेम्परेचर होता है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 107 डिग्री फ़ारेनहाइट मुर्गी का टेम्परेचर होता है। बट यहाँ पर जो चूजे की बात करते हैं तो चूजे का टेम्परेचर जो होता है दोस्तों वो होता है हमेशा 90 to 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि जो चूजा होता है, चूजे का मतलब कि एक से लगभग एक सप्ताह 10 दिन तक है ना, स्टार्टिंग से लेकर लगभग 10 दिन के अंदर तक इसका टेम्परेचर जो होता है वो 90 to 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। और जो मुर्गी की बात करते हैं तो मुर्गी का 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोमन नाक जो है वो किस बकरी की होती है? रोमन नाक जो है किस बकरी की होती है ये आपको बताना है यहाँ पर। तो रोमन नाक की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर रोमन नाक जो होता है वो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है जमुनापारी, बीटल, ब्लैक बंगाल, सानेन। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा जमुनापारी। जमुनापारी में रोमन नोज पाया जाता है, रोमन नाक जमुनापारी में पाया जाता है। ब्लैक बंगाल की अगर बात करें तो ब्लैक बंगाल का मीट जो है वो सबसे बेस्ट माना जाता है बकरियों में। बकरियों में सबसे अच्छी मांस जो होती है वो ब्लैक बंगाल की होती है। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी कौन सी है? सानेन है पूरे वर्ल्ड में। अगर इंडियन ब्रीड्स की बात करें तो जमुनापारी सबसे ज़्यादा दूध देती है। अगर भारतीय नस्ल की बात करें बकरियों की, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भारतीय नस्ल कौन सी है तो आप बताएंगे जमुनापारी। अदरवाइज अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी कौन सी है तो सानेन आप हमेशा बताएंगे, सानेन। अगर भारतीय वर्ड लग गया है, भारतीय शब्द लग गया है कि भारतीय बकरी कौन सी है तो जमुनापारी बताएंगे। अदरवाइज अगर ऑल ओवर पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी कौन सी है तो सानेन आप हमेशा मान के चलेंगे। यहाँ पर इसको दूध की रानी भी कहते हैं सानेन को, तो ये भी आप याद रख के चलेंगे। दूध की रानी किसे कहते हैं, किस बकरी को? सानेन बकरी को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कृत्रिम योनि का तापमान कितने सेंटीग्रेड होता है? कृत्रिम योनि का तापमान कितने सेंटीग्रेड होता है? यानी कि आर्टिफिशियल वेजाइना का टेम्परेचर कितना होता है?
कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 42 डिग्री सेंटीग्रेड, 105 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 38 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 42 डिग्री सेंटीग्रेड। 42 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आर्टिफिशियल वेजाइना का टेम्परेचर होता है। वहीं पर आर्टिफिशियल वेजाइना की बात की हम लोग 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर हम लोग बात करें अंडकोश की, तो जो कि नर में होता है, आप सभी जानते होंगे। अंडकोश की बात करें तो अंडकोश का जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है, जबकि वेजाइना का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। बट अगर अंडकोश की बात करें तो अंडकोश का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से हमेशा कम होता है। तो लगभग अंडकोश का टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि 7 डिग्री लगभग कम होता है, 7 डिग्री लगभग कम होता है बॉडी के टेम्परेचर से। अब अगर बात आ ही गई है तो यहाँ पर आगे हम लोग बात करें सीमन की बात करते हैं अगर, तो सीमन जो है दोस्तों, सीमन को किस में संरक्षित करते हैं, सीमन को किस में रखा जाता है, तो यहाँ पर आपको बताना होगा तरल नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में सीमन को रखा जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन में सीमन को रखा जाता है। क्वेश्चन आ चुका है यूपी कैडेट में कि सीमन होता है, बेरी होता है, उसको कहाँ पर संरक्षित करते हैं, किस पदार्थ में संरक्षित करते हैं, तरल नाइट्रोजन आपको बताना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है जेट ब्लैक रंग किस भैंस का होता है, जेट ब्लैक रंग किस भैंस का होता है। ऑप्शन आपके पास है सुरती, नीली रावी, भदौरी या फिर मुर्रा। इसका राइट आंसर की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जेट ब्लैक रंग मुर्रा भैंस का होता है। जेट ब्लैक रंग किसका होता है दोस्तों, मुर्रा भैंस का होता है। वहीं पर अगर बात करें हम लोग मुर्रा भैंस की, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली मुर्रा भैंस है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस कौन सी है, मुर्रा भैंस है। जन्मस्थान की बात करते हैं, जन्मस्थान इसका हरियाणा माना जाता है, हरियाणा गुड़गांव। और आगे बात करें भदौरी की, तो भदौरी का कलर जो होता है वो तांबे जैसा होता है, यानी कापर जैसा होता है इसका रंग। भदौरी का रंग कैसा होता है, तांबे जैसा होता है। और भदौरी में हमने आपको इसके पहले बता दिया कि सबसे ज़्यादा फैट पाया जाता है 12 से 13%, 12 से 13% फैट परसेंटेज होता है भदौरी भैंस में। आगे बात करें नीली रावी की, तो नीली रावी का कलर जो होता है, बॉडी कलर जो होता है वो नीले रंग का होता है, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है। नीली मतलब नीले कलर का इसकी बॉडी होती है। और इसकी एक और विशेषता है, इसकी आंखें जो है कैसी होती हैं, सफ़ेद होती हैं, इसकी आंखें सफ़ेद होती हैं, इसकी आंखें सफ़ेद होती हैं, नीली रावी की आंखें सफ़ेद होती हैं। भदौरी जन्मस्थान की बात करें, भदौरी जन्मस्थान दोस्तों आगरा है और नीली रावी का पंजाब है। आगे बात करें सुरती की, तो सुरती में एक स्पेशलिटी है जो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, हंसिया आकार की सींग। हंसिया आकार की सींग किस भैंस की होती है, तो हंसिया आकार की सींग आप याद रख के चलेंगे कि हंसिया आकार की सींग जो है वो सुरती भैंस में पाई जाती है। इसके जन्मस्थान की बात करें, इसका जन्मस्थान जो है दोस्तों वो गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात इसका जन्मस्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों, व्हाइट लेगहार्न मुर्गी प्रतिवर्ष कितने अंडे देती है। व्हाइट लेगहार्न मुर्गी प्रतिवर्ष कितने अंडे देती है। ऑप्शन आपके पास है 50 अंडे, 150 अंडे, 250 अंडे या फिर 350 अंडे। तो व्हाइट लेगहार्न की बात करें दोस्तों, तो व्हाइट लेगहार्न मुर्गी जो है ये विश्व में सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी है। विश्व में सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी कौन सी है, तो व्हाइट लेगहार्न मुर्गी है। कितने अंडे देती है, तो ये प्रतिवर्ष लगभग 200 से 250 अंडे प्रतिवर्ष देती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 200 से 250 अंडे प्रतिवर्ष देती है। वहीं पर भारतीय मुर्गियों की बात करें तो भारतीय मुर्गियाँ लगभग 50 से 60 अंडे प्रतिवर्ष देती हैं। लगभग 50 से 60 अंडे प्रतिवर्ष भारतीय मुर्गियाँ देती हैं, इस बात को आप याद रख के चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल टोन्ड मिल्क में फैट प्रतिशत होता है। डबल टोन्ड मिल्क में वसा प्रतिशत कितना होता है। यहाँ पर डबल टोन्ड मिल्क की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास दिया गया है 3%, 1.5%, 4.5% या फिर 6%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डबल टोन्ड मिल्क में 1.5% फैट पाया जाता है। 1.5% ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1.5% डबल टोन्ड मिल्क में वसा होता है। वहीं पर एसएनएफ की बात करें, अगर सॉलिड नॉट फैट की बात करें तो यहाँ पर 9% एसएनएफ पाया जाता है। 9% एसएनएफ होता है, सॉलिड नॉट फैट जिसको बोलते हैं, वो 9%
पाया जाता है। वसा रहित ठोस, जिसको बोलते हैं हिंदी में वसा रहित ठोस, तो वो 9% होता है। और वसा की बात करें डबल टोन्ड मिल्क में तो 1.5% होता है। वहीं पर टोन्ड मिल्क की बात करें तो टोन्ड मिल्क में वसा जो है दोस्तों वो 3% होता है। और एसएनएफ की बात करें तो एसएनएफ 8.5% होता है। 8.5% एसएनएफ होता है। वसा रहित ठोस जो है एसएनएफ जो है वो 8.5% टोन्ड मिल्क में होता है। टोन्ड मिल्क, इस बात को आप याद रख के चलेंगे। टोन्ड और डबल टोन्ड, टोन्ड में 3 होता है, डबल टोन्ड में 1.5 होता है, यानी कि डबल हो जाएगा तो आधा हो जाएगा फैट इसका। और इस साइड में आप एसएनएफ को याद करके चलेंगे। अगर फैट ज़्यादा है, टोन्ड मिल्क में फैट 3% है तो एसएनएफ यहाँ पर कम होगा, यानी कि 8.5% होगा। और अगर डबल टोन्ड की बात करें, डबल टोन्ड मिल्क में फैट कम है तो एसएनएफ यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 9% एसएनएफ यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात करें 4.5%, तो स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क जो होता है, जो स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क होता है दोस्तों उसमें फैट प्रतिशत, स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क जो होता है इसमें फैट प्रतिशत 4.5% होता है। इसमें फैट 4.5% होता है। और वहीं पर फुल मिल्क की बात करें, फुल मिल्क, तो फुल मिल्क में 6% फैट पाया जाता है। 6% फैट फुल मिल्क में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, साइलेज कितने दिन में बनकर तैयार हो जाता है? साइलेज कितने दिन में बनकर तैयार हो जाता है? ऑप्शन आपके पास है 90 दिन, 30 दिन, 45 दिन या फिर 60 दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 45 दिन। 45 दिन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका 45 दिन। साइलेज जो है वो 45 दिन में बनकर तैयार हो जाता है। तो साइलेज से क्वेश्चन आता है, साइलेज में कितनी प्रतिशत नमी पाई जाती है? साइलेज में नमी की बात करें तो नमी इसका 65 से 70% नमी होती है साइलेज में। साइलेज में कितने परसेंट नमी होती है? 65 से 70% होती है। यहीं पर अगर हे की बात करें हम लोग तो हे में नमी जो होता है वो 16-17% होता है। 16 से 17% नमी पाया जाता है हे में। हे जो होता है वो सूखा चारा होता है दोस्तों। जो हे होता है ये सूखा चारा होता है, सूखा किया हुआ संरक्षित चारा होता है हे। क्वेश्चन आ चुका है। और साइलेज जो होता है ये रसीला चारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यपेट किसे कहते हैं? सत्यपेट किसे कहते हैं? मतलब पशुओं में जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं, जो जुगाली करने वाले एनिमल होते हैं, जुगाली करने वाले एनिमल उसके पेट में 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। सभी जुगाली करने वाले एनिमल्स के पेट में 4 चैम्बर होते हैं। लेकिन एक अपवाद है ऊँट, जिसके पेट में दोस्तों 3 चैम्बर पाया जाता है। ऊँट और लामा, ऊँट की ही प्रजाति एक लामा है, ऊँट की लामा। तो ऊँट और लामा में 3 चैम्बर पाए जाते हैं। ऊँट और लामा के पेट में 3 चैम्बर पाए जाते हैं। मतलब ये रूमिनेंट एनिमल है, यानी कि ये जुगाली करने वाले एनिमल हैं, लेकिन फिर भी इनके पेट में 3 चैम्बर पाए जाते हैं। जबकि सभी जुगाली करने वाले एनिमल्स में, सभी जुगाली करने वाले जानवरों में के पेट में 4 चैम्बर पाया जाता है। लेकिन ऊँट और लामा के पेट में सिर्फ 3 चैम्बर पाए जाते हैं। इनमें जो है आगे बात करें तो सत्यपेट किसे कहते हैं? इन चारों चैम्बर्स में तो सत्यपेट जो होता है वो रेटिकुलम, र्यूमन, ओमेजम, एबोमेजम, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एबोमेजम। एबोमेजम जो है इसको सत्यपेट कहते हैं। एबोमेजम को सत्यपेट कहा जाता है। अगर र्यूमन की बात करें तो र्यूमन भी इम्पॉर्टेंट है, तो र्यूमन भी एग्जाम्स में आ चुका है। तो र्यूमन जो है दोस्तों वो पेट का सबसे बड़ा भाग है। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? र्यूमन है, जिसमें लगभग 150 से 200 किलोग्राम, लगभग 150 से 200 किलोग्राम चारा जो है वो इकट्ठा हो सकता है। यानी कि जो जानवर होते हैं, जो गाय भैंसें होती हैं नॉर्मली 400 से 500 केजी की, तो वो अपने पेट में लगभग 150 से 200 किलोग्राम चारा जो है वो अपने पेट में इकट्ठा कर सकती हैं र्यूमन में इकट्ठा करने के बाद ये उस चारे को, जो खड़ा चारा होता है, उस चारे को फिर निकाल के बाहर आप देखते होंगे तो पागुल करती हैं, यानी कि जुगाली करती हैं एनिमल्स, जो गाय भैंसें होती हैं, तो वो इस 150 से 200 किलोग्राम चारे को इकट्ठा कर सकते हैं र्यूमन में, जो कि पेट का सबसे बड़ा पार्ट होता है। सत्यपेट किसे कहते हैं? तो एबोमेजम को कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप रट के चलेंगे। तो यहाँ से हम लोग दोस्तों जितने भी क्वेश्चन देखे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यूपी कैडेट, BHU, ICR, जेट, MP पैट या BCC बोर्ड सभी के लिए, एग्रीकल्चर के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।
उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।